चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय। मतलब कि ये जो है ये तिलकामांझी यूनिवर्सिटी के लिए भी है और मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए भी है, यानी दोनों के लिए है ये। और बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए है ये। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये अलका के पेपर है और इसी का हम लोग सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। हिस्ट्री का 2025 का है ये। और साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए है ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले प्रश्न में बोला जा रहा है, पहले प्रश्न में है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखे थे? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम अग्नि का उत्पादन करने के लिए सीखे थे। अग्नि उत्पादन करने के लिए आदि मानव ने सबसे पहले सीखे थे। और हम लोग अगर यदि यहाँ पे बात करते हैं पहिया बनाने की, पहिया बनाना कब शुरुआत किया था? तो पहिया बनाने का शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ था, यानी कि मनुष्य ने नवपाषाण काल में पहिया बनाने के लिए सीखा था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी शहरी नियोजना। शहरी नियोजन, नियोजना या फिर नियोजन एक ही चीज़ है, शहरी नियोजन। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है इनमें से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा से कौन संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी जो है ये संबंधित नहीं है। मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता संबंधित है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में वर्तमान में है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में। और लोथल जो ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लेकिन ये हम्पी जो है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने प्रचलित लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने प्रचलित लिपि क्या थे? तो वो जो था चित्रलिपि था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जो हम लोगों को जो भी अवशेष मिला है, जो भी जानकारी मिला है, वो चित्रलिपि यानी बहुत चित्रात्मक था, चित्र के रूप में दिखा। उसमें जो पढ़ा, उसमें लोग जो लिखते वगैरह थे वो सब कुछ ऐसा नहीं मिला है कि वहाँ पे लिखा जाता था। वो लोग चित्र का प्रयोग किया जाता था, सिंबल का प्रयोग करते थे। तो चित्रलिपि हो जाएगा। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित पशुओं में किस पशु से परिचित थे? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। घोड़ा से परिचित थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय से परिचित थे या नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे, लेकिन हाँ बैल से परिचित थे। बैल से अगर बोला जाएगा तो बैल से परिचित थे, लेकिन गाय से परिचित नहीं थे। उसके बाद बोला जा रहा है पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता सामान्यतः किस प्रकार की सभ्यता थी? ये हो जाएगा पशुपालन संबंधी, पशुपालन संबंधी हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है इनमें से कौन सा प्राचीनतम हिंदू ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है? इनमें से कौन सा प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथ है? ये हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम है। और सबसे नया की बात करेंगे, प्राचीनतम का मतलब क्या है? सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे नया है। और ऋग्वेद में ही जो है कि गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। वेद कितना होता है? 4 गो होता है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और सामवेद में जो है कि संगीत की चर्चा किया गया है। और विवाह, शादी विवाह, टोना टोटका वगैरह सब अथर्ववेद में जानकारी दिया गया है। उसके बाद है 8 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक शक्तियों के प्रमुख उपासक थे? कौन थे? ऋग्वेदिक आर्य। ऋग्वेदिक आर्य जो थे ये प्राकृतिक शक्तियों के प्रमुख उपासक थे। उसके बाद बोला जा रहा है 9 नंबर प्रश्न में है कि सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? अभी हम चर्चा किए थे कि जो गायत्री मंत्र है कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही हो जाएगा।
और सबसे नया वेद कौन सा हो जाएगा? सबसे नया वेद का बात बोला जाएगा तब अथर्ववेद हो जाएगा। और अथर्ववेद में टोना टोटका और शादी विवाह के बारे में चर्चा किया गया। और सामवेद में जो है कि संगीत की चर्चा किया गया। और सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वेद है। वेद कितना होता है? 4 गो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद बोला जा रहा है निम्नलिखित धर्म ग्रंथों का मिलान उससे संबंधित विषयों से करें। तो देखिए पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ ये जो हो जाएगा लोकतांत्रिक ये ब्राह्मण जो हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो हो जाएगा वैदिक विचारों से के तरीके से संबंधित है। और ये उपनिषद जो है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अधिभौतिक प्रश्नों के साथ संबंधित है। और अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद जो है ये हो जाएगा लोक परंपराओं का संग्रह है। और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद हो जाएगा अवेस्त के साथ भाषागत समानताएं हैं। उसके बाद 11 नंबर में बोला जाए त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। और त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का। देखिए बौद्ध धर्म में कितना पिटक है? 3 पिटक है। त्रिपिटक कौन कौन सा? बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ। त्रिपिटक जो है ये किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं? 3 पिटक है। कौन कौन सा? त्रिपिटक जो है 3 को है इसमें बौद्ध धर्म में। बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ। इसमें हो जाएगा सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक हो जाएगा। उसके बाद है 12 में क्या है? तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। और 23वां जो है वो पार्श्वनाथ हुआ करते थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेरहवां प्रश्न बोला जा रहा है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। धर्म उपदेश का मतलब क्या हो गया कि पहला उन्होंने जो ज्ञान किसी को दिए थे, मतलब ज्ञान बांटे थे, यानी कि किसी को उपदेश दिए थे। सबसे पहली बार कहाँ पर उपदेश दिए थे? सारनाथ में। और भगवान बुद्ध ने किसको उपदेश दिए थे? तो इसका 5 मित्र था, तो उन्हीं 5 मित्र को इन्होंने सबसे पहले धर्म उपदेश दिए थे। उसके बाद बोला जा रहा है मगध का कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो मगध का कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किस वंश की स्थापना किए थे? मौर्य वंश की स्थापना किए थे। मगध में जो है कि मगध की बात करते हैं। मगध में महाजनपद में टोटल देखिए मगध महाजनपद में जो वंश की बात करते हैं तो हो जाएगा, इसका ट्रिक रहता है हसीन मशूक़ सा। तो सभी वंश की अगर बात करते हैं, पहला हो जाएगा हर्यक वंश, ह से हर्यक, और सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कन्ना वंश, और सौ से सातवाहन वंश। यानी 1 वंश, 2 वंश, 3 वंश, 4 वंश, 5 वंश, 6 वंश, 7 वंश। यानी कि मगध पर जो है कि टोटल 7 वंशों ने शासन किया था। जिसमें पहला कौन सा हो जाएगा? हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, और मौर्य वंश, 5वां शुंग वंश, कन्नग वंश, सातवाहन वंश। हसीन मशूक़ सा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था बिंदुसार। उसके बाद बोला जा रहा है कि मकदूनिया के सिकंदर और पोरस के बीच की प्रसिद्ध लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये जो हुआ था चेनाब नदी पर हुआ था। चेनाब नदी पर मकदूनिया के सिकंदर और पोरस के बीच जो प्रसिद्ध लड़ाई हुआ था वो किनके बीच हुआ था? कहाँ हुआ था?
ये हुआ था चेनाब नदी के किनारे हुआ था, चेनाब नदी के किनारे। उसके बाद बोला जा रहा है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के यूनानी लेखक मेगास्थनीज किस राजा से के राजदूत थे। तो मेगास्थनीज जो थे वो किसके राजदूत थे? तो ये थे सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस में दिया हुआ है सिर्फ, सेल्यूकस निकेटर के थे। पूरा नाम हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। इंडिका पुस्तक जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और मेगास्थनीज जो थे ये किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गए थे। तो हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर की एक जो बेटी थी जिसका नाम था कार्नेलिया हेलेना, दोनों एक ही नाम है, कार्नेलिया या हेलेना, वो उनसे चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करा दिया। और ये यही संधि हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया और दोनों के बीच संबंध थोड़ा सा अच्छे हो गए। और उन्होंने मेगास्थनीज को भेजा था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में। और उन्होंने एक पुस्तक लिख दिया मेगास्थनीज ने जिसका नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक लिख दिया। और इंडिका पुस्तक में किसकी जानकारी दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसमें जानकारी दिया गया है। उसका 17 नंबर प्रश्न में कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र जो है ये राजकार्य के सिद्धांत एवं प्रयोग से संबंधित है। मतलब कैसे शासन चलाया गया था, कि क्या क्या नियम था, उसके बारे में इसमें जानकारी दिया गया अर्थशास्त्र पुस्तक में। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। और चाणक्य जो था ये किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इसमें जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है अर्थशास्त्र पुस्तक में, उसके नियमों के बारे में उसमें बताया गया है। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। तीनों के तीनों एक ही आदमी का नाम है। 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है किस प्राचीन भारतीय शासक को आधुनिक लेखकों के राजश्री लिबास में भिक्षु माना है? किसको माना है? अशोक को माना है, अशोक को। और अशोक किसके पुत्र थे? अशोक जो थे ये अशोक जो थे ये बिंदुसार के पुत्र थे। अच्छा, हम लोग वहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में मैंने गलती से बता दिया था आपको कि बिंदुसार के पुत्र थे। वो बिंदुसार के पुत्र नहीं थे। वो किसके पुत्र थे वो तो पता ही नहीं चला था। उसको तो चाणक्य ने लाया था और उसको वहाँ पे शासक बनाया था। मौर्य वंश की स्थापना वो तो किए थे। ये बिंदुसार जो है ये अशोक के पिता थे। बिंदुसार का 2 पुत्र था, एक था अशोक और एक था सुसीम। इसमें अशोक बड़ा बेटा था और सुसीम छोटा बेटा था। वैसे तो उसका बहुत सारा बेटा था, लेकिन फेमस जो था वो था अशोक और सुसीम। अशोक ने अपने 99 भाइयों को काट करके राजा बने थे। और अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना किया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने ही किया है। और अशोक का जो पुत्र थे, इसका एक पुत्र एक पुत्री थे। इसका अशोक के पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। उसके बाद है अशोक के धर्म का प्रमुख विषय क्या था? तो अशोक के धर्म का प्रमुख विषय क्या था? शांति और अहिंसा। शांति और अहिंसा था। उसके बाद अगले प्रश्न में बोला जा रहा है शक संबंध की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? तो शक संबंध की शुरुआत कब हुआ था? तो 78 AD में हुआ था। आप इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, BC में नहीं है, AD में हुआ है। एनो डोमिनी यानी कि AD में मतलब ईस्वी में हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है किस भारतीय शासक ने जावा और सुमात्रा द्वीपों को जीता था? किसने जीता था? विक्रमादित्य ने जीता था। जावा और सुमात्रा को विक्रमादित्य ने जीता था। उसके बाद बोला जा रहा है 22 नंबर प्रश्न में अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारियाँ किन कथाओं से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारियाँ जो थी ये रामायण से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारियाँ जो थी वो किससे संबंधित थी? रामायण से संबंधित थी। उसके बाद बोला जा रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में आए थे? फाहियान जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और
ये जो फाहियान है ये कहाँ के यात्री हैं? चीनी यात्री हैं। देखिए चीनी यात्री के आने का क्रम अगर यदि बात करते हैं तो पहले कौन आए थे? फाहियान आए थे, उसके बाद संयोगन आए थे, उसके बाद हुएनसोंग आए थे, उसके बाद इत्सिंग आए थे। फाहियान, संयोगन, हुएनसोंग, इत्सिंग। फाहियान, संयोगन, हुएनसोंग, इत्सिंग। भारत जो चीनी यात्री आए थे इसका क्रम अगर यदि देखा जाए तो पहले फाहियान आए थे, फिर संयोगन आए थे, उसका हुएनसोंग, फिर इत्सिंग। फाहियान किसी शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। उसके बाद बोला जा रहा है किस शासक को युद्धों में प्राप्त विजय के फलस्वरूप भारत का नेपोलियन कहा गया था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। और समुद्रगुप्त ही जो है ये इसको इन्होंने जो सिक्का चलाए थे उस पर ये बीना बजाते हुए दर्शाया गया है, उसमें बीना बजाते हुए उसमें चित्र बना हुआ है। ये समुद्रगुप्त के है। और समुद्र को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 25 नंबर में निम्नलिखित में से किस जोड़ी का सही मिलान नहीं है? तो देखिए कालिदास जो है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं, ये सही है। आर्यभट्ट पंच सिद्धांति का ये गलत है, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। विशाखादत्त के लेखक कौन है? मुद्राराक्षस, ये भी सही है। सुदर्का का ये हो जाएगा मृक्ष कटिकम, ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यानी कि इसका पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है चोल प्रशासक अपनी ग्राम सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। इन सभाओं के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत इनमें से कौन है? तो कौन है? उत्तर मेरठ शिलालेख हो जाएगा। उत्तर मेरठ शिलालेख इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है भक्ति से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक कुरल इनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? तिरुवल्लुर के द्वारा लिखी गई थी। तिरुवल्लुर के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद बोला जा रहा है कि हर्षवर्धन जिन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज बनाई थी। हर्षवर्धन ने जिन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कहाँ? कन्नौज बनाई थी। कि अंततः इनमें से किसी एक चालुक्य राजा ने नर्मदा तट पर पराजित किया था? किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के लिए के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी संभव नहीं हो सका? कौन थे? गांधी जी थे। बोला जा रहा है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी संभव नहीं हो सका? वो कौन है? गांधी जी हैं, गांधी जी। उसके बाद अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 30 नंबर में है किस प्रस्ताव के असफल होने के बाद 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया? ये किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा शुरू किया गया था। बोला जा रहा है किस प्रस्ताव के असफल होने के बाद 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था? ये क्रिप्स मिशन किया गया था। क्रिप्स मिशन शुरुआत किया गया था। पहले तो यहाँ प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। और क्रिप्स मिशन जो चलाया गया था ये 1942 ईस्वी में ही चलाया गया था। उसके बाद प्रश्न बोला जा रहा है 31 नंबर प्रश्न है कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। यानी पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, इस तरह का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1 नंबर पे ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था। दूसरी बात क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। देखिए गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 गो हुआ है। एक पहला हुआ 1930, दूसरा हुआ 1931, तीसरा हुआ 1932 में हुआ है। गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 गो हुआ है। पहला कब हुआ? पहला हुआ है 1930, दूसरा हुआ है 1931 और तीसरा कब हुआ है? 1932 हुआ है, 1932 में। जिसमें से महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लेकिन तीनों में कौन सम्मिलित हुए थे, कौन भाग लिए थे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन का गठन हो जाएगा। पहला नंबर हो जाएगा साइमन कमीशन का गठन हो जाएगा। और दूसरा नंबर पे कौन हो जाएगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन।
और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। उसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 1931 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। और इन्हीं में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी भाग लिए थे, सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 ईस्वी में। इसलिए इसी समय गांधी इरविन समझौता हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसका 32 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी है। और महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, पुतली बाई। पिता का नाम करमचंद गांधी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। बोला जा रहा है, नरम एवं गरम दल के विभाजन के समय 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये कौन थे, रास बिहारी घोष थे। नरम एवं गरम दल के विभाजन के समय 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष। उसके बाद अगले प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, 1919 के सुधार अधिनियम के तहत कार्यकलापों की जांच के लिए गठित साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया। क्योंकि इनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। 1919 ईस्वी में जो अधिनियम आया था, ये साइमन कमीशन का भारतीयों में बहिष्कार क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें एक भी जो भारतीय शामिल नहीं किया गया था इसमें, इसीलिए। उसमें टोटल सब अंग्रेजी थे। उसके बाद बोला जा रहा है 35 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित का मिलान करें। तो देखिए, पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, कब किया था, 1931 ईस्वी में किया था दांडी मार्च। और उसी में नमक कानून तोड़ा था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ये हो जाएगा लाहौर एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। उसका बाद है सी नंबर, अब्दुल गफ्फार खान जो ये रेड शर्ट आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो है बारदोली आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद अगले प्रश्न में यानी 36 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी समर्थन किस उम्मीदवार को हराया था। किसको हराया था, पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी समर्थित किस उम्मीदवार को हराए थे। किसको हराए थे, पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे। उसके बाद अगले प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित का मिलान करें, किस आधार पर इन क्रांतिकारियों का अंत हुआ। तो देखिए, बोला जा रहा है इसमें जतिन दास जो है, ये भूख हड़ताल आंदोलन में इसका मृत्यु हो गया था। भूख हड़ताल आंदोलन में इनका मृत्यु हो गया था जतिन दास का। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है, ये मोकाम्बे में मृत्यु हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का मृत्यु कहाँ हुआ था, मोकाम्बे में मृत्यु हुआ था। और भगत सिंह को फांसी दिया गया था, पता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी दिया गया था। और कल्पना दत्त का मृत्यु कैसे हुआ था, आजीवन कारावास का। कल्पना दत्त का मृत्यु हुआ था आजीवन कारावास के द्वारा। जतिन दास का मृत्यु कैसे हुआ था, भूख हड़ताल में हो गया था मृत्यु। चंद्रशेखर आज़ाद का मुकाबले में मृत्यु हो गया था। भगत सिंह का फांसी दे दिया गया था इसको। और कल्पना दत्त का ये आजीवन कारावास के कारण इसका मृत्यु हुआ था। मृत्यु नहीं, एक शहीद बोल सकते हैं, शहीद हो गए थे। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, इसमें आंसर लिया है डी नंबर, रहमतुल्लाह सैनी, लेकिन ये गलत है आंसर, ये बिल्कुल भी गलत है। आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये बिल्कुल सही है, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी है। कन्फर्म है, इसका आंसर बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। ये डी नंबर जो है ऑप्शन गलत है। उसके बाद बोला जा रहा है 39 नंबर प्रश्न में है,
13 अप्रैल 1919 ईस्वी के जालियांवाला बाग हत्याकांड में भीषण हत्याकांड का उद्देश्य क्या था? लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तारी का विरोध करना था। लोकप्रिय नेताओं का गिरफ्तारी का विरोध करना था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। उसके बाद बोला जा रहा है 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? तो प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? ये थे भीमराव अम्बेडकर थे। BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर संविधान के और संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। JB कृपलानी। उसके बाद 42 में प्रश्न बोला जा रहा है कायरता और अहिंसा ज़्यादा देर साथ नहीं चल सकते, जैसे कि आग और पानी का वाक्य किसने कहा था? किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? कहाँ शुरू किया था? चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। क्यों किया था? क्योंकि चंपारण यानी पश्चिम चंपारण में ये जो हो जाएगा, चंपारण में जो है कि अंग्रेज़ों ने 3 कठिया प्रणाली यानी कि 1 बीघा खेत में यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील बोने के लिए बोलते थे, मतलब ज़बरदस्ती बोला करते थे नील बोने के लिए। और नील बोने के बाद क्या होता था कि जिस भी ज़मीन में अगर यदि एक बार नील बो दिया गया तो वो ज़मीन पूरा बंजर हो जाता था। उस ज़मीन में फिर कुछ होता नहीं था, कोई फसल नहीं होता था। इसलिए वहाँ पर आंदोलन चलाया गया था। चंपारण आंदोलन कब चलाया गया था? 1917 ईस्वी में। और महात्मा गांधी को चंपारण कौन बुलाए थे? तो ये राम कुमार शुक्ला ने बुलाए थे। राम कुमार शुक्ला ने बुलाए थे। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का लक्ष्य था क्या था? नील उत्पादों की समस्याओं का समाधान करना। बताए थे कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है कि नील का उत्पादन करने के लिए बोलते थे। 3 कट्ठा खेत में यानी कि 3/20 हो जाएगा। और कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण आंदोलन जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए इसके बाद जो है राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग हिस्ट्री को ही देखने वाले थे, तो हिस्ट्री पूरा क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।